दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से यहाँ पर जो नोटिफिकेशन निकाला गया है इसमें कई तरह की वैकेंसी जो है वो निकाली गई है और इसके लिए ऑलरेडी फॉर्म लगना जो है स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 17/8/2024 से ऑनलाइन मोड से यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होना स्टार्ट हो चुके हैं और यहाँ पर जो लास्ट डेट है वो 16 सितंबर 2024 तक रखी गई है। तो 16 सितंबर 2024 तक आप ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सी पोस्ट हैं, जैसे डाइटिशियन की पोस्ट है, पे लेवल 7th के हिसाब से रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 44,000 जो है 44,900 यहाँ पर इनिशियल जो पे है वो यहाँ पर रहने वाली है। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड C2 का रहने वाला है। 18 साल मिनिमम और 36 साल मैक्सिमम एज यहाँ पर जो है बताई गई है। 1/1/2025 को आपकी जो एज है वो देखी जाएगी। तो 18 साल मिनिमम होनी चाहिए और 36 साल मैक्सिमम। टोटल वैकेंसी कितनी है? 5 वैकेंसी है। इस तरीके से नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, डेंटल हाइजीनिस्ट, डायलिसिस टेक्नीशियन, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3, लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट, परफ्यूशनिस्ट एंड फिजियोथेरेपिस्ट ग्रेड 2। इस तरीके से ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड, रेडियोग्राफर, एक्सरे टेक्नीशियन, स्पीच थेरेपिस्ट, कार्डिक टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्रिस्ट, ईसीजी टेक्नीशियन, लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 और फील्ड वर्कर की यहाँ पर जो पोस्ट है वो निकाली गई हैं। और अगर बात करें फील्ड वर्कर की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 19,900 यहाँ पर जो है वो इनिशियल पे आपके रहने वाले। इसमें C2 का मेडिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है। दोस्तों ये जो B1, C1 और C2 जो मेडिकल स्टैंडर्ड है इसके बारे में अभी मैं आगे चलकर आपको बताऊँगा। फिलहाल आप यहाँ पर देख लीजिए जो ग्रैंड टोटल है यहाँ पर जो कि RRB की ओर से सीट्स फिलअप की जाएंगी वो यहाँ पर है 1376। ठीक है, 1376 जो पोस्टें हैं वो फिलअप की जाएंगी। और नीचे हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल होने के बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो मेडिकल स्टैंडर्ड है ये B1, C1 और C2 के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए B1 का मतलब होता है तो सबसे पहले तो आप फिजिकली जो है फिट होने चाहिए, मतलब जनरल फिटनेस आपकी होनी चाहिए। फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट में आप यहाँ पर होनी चाहिए फिजिकली फिट। इसके अलावा विजन स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो B1 में यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस विजन जो है 6/9, 6/12 विद या फिर विदाउट ग्लासेस यहाँ पर बताया गया है। पावर ऑफ लेंस जो है नॉट टू एक्सीड 4 डायप्टर, से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए पावर ऑफ लेंस। ठीक है, फिर यहाँ पे नियर विजन की बात करें तो यहाँ पर 0.6 विद या विदाउट ग्लासेस व्हेन रीडिंग, जब आप रीड कर रहे हो या क्लोज जब वर्क रिक्वायर्ड रहेगा तो ये यहाँ पे होना चाहिए 0.6। ठीक है, एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन। तो यहाँ पर जो है कलर विजन का जो टेस्ट है वो मस्ट पास करना है, मतलब ज़रूरी है। और बाइनोक्यूलर विजन और नाइट विजन एंड मेसोफिक विजन। ठीक है, तो ये यहाँ पर B1 जो मेडिकल स्टैंडर्ड है ये इसमें आता है। फिर C1 की बात करें तो सबसे पहले आप मेडिकली जो फिजिकली फिट होने चाहिए और साथ में डिस्टेंस विजन की अगर इसमें बात करें तो 6/12, 6/18 विद या विदाउट ग्लासेस यहाँ पे बताया गया है। नियर विजन की बात करें तो SN 0.6 विद या फिर विदाउट ग्लासेस व्हेन रीडिंग या फिर क्लोज वर्क जब रिक्वायर्ड रहेगा। इस तरीके से C2 की बात करें, C2 मेडिकल स्टैंडर्ड की, तो सबसे पहले फिजिकली फिट होने चाहिए आप सब हर तरह से। और यहाँ पे डिस्टेंस विजन जो है वो 6/12 नील विद या विदाउट ग्लासेस जो है बताया गया है डिस्टेंस विजन में। और नियर विजन की बात करें तो SN 0.6 कंबाइंड विद या फिर विदाउट ग्लासेस वेयर रीडिंग या फिर क्लोज वर्क जहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा। तो ये है यहाँ पर जो है मेडिकल स्टैंडर्ड। ठीक है, जो B1, C1 और C2 की मैंने बात की थी ऊपर। तो ये अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग जो है यहाँ पर मेडिकल जो स्टैंडर्ड है वो रिक्वायर्ड है। दोस्तों ये जो पोस्ट है रेलवे की ओर से निकल कर आई है, इसके लिए अगर आप सिटीज़न ऑफ इंडिया हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 1/1/2025 को आपकी जो एज है उसकी गिनती की जाएगी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए एज ग्रुप जो 18 साल से 33 साल जिसके लिए एज मांगी है तो उसके लिए जो लोअर एज लिमिट है नॉट बॉर्न आफ्टर, यानी फॉर ऑल कम्युनिटीज़ कैटेगरीज यहाँ पर 1/1/2007 बताया गया है। लोअर एज लिमिट नॉट बॉर्न आफ्टर, इसके बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। ठीक है ना।
और इससे पहले का भी आपका जन्म नहीं होना चाहिए। 1/1/2007 के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जो आगे देख लीजिए अपर एज लिमिट में यहाँ पर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 2/1/1992 के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। सॉरी, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 2/1/1992 का 92 से पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। ओबीसी एनसीएल से जो आते हैं 2/1/1999 से पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। और एससी एसटी में जो 2/1/1987 से पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आपको यहाँ पे चेक करना है। बाकी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसे एससी एसटी वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन है। इस तरीके से आपकी जो भी कैटेगरी है वो आप यहाँ पर चेक करेंगे। और फीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एससी एसटी ईडब्ल्यूएस से जो आते हैं एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूबीडी, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज़ या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस से जो आते हैं उनको यहाँ पर 250 रुपये फ़ीस पे करनी है। और इसके अलावा जो यहाँ पे अदर कैटेगरीज़ में आते हैं उनके लिए यहाँ पर 500 रुपये जो है वो फ़ीस रखी गई है। ठीक है। और यहाँ पे बताया गया है जो आप फीस पे करोगे उसके बाद यहाँ पर देखिए फॉर ऑल कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे बताया गया है आउट ऑफ दिस फीस ऑफ 500, जो भी 500 फीस पे करेंगे तो अमाउंट जो 400 रुपये का है वो रिफंड हो जाएगा जैसे ही आप यहाँ पर सीबीटी एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। ठीक है, आगे जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा तो उसमें आप अपीयर हो जाएंगे तो आपको 400 रुपये जो है यहाँ पर रिफंड होने वाला है। दिस फीस ऑफ 250 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टेड बैंक चार्जेस इज एप्लीकेबल। तो ये जो 250 रुपये जिनको फ़ीस पे करनी है कैटेगरी वालों को, उनको भी ये फ़ीस जो है रिटर्न हो जाएगी। जो भी बैंक की तरफ से चार्जेस होंगे वो काट कर बाकी जो फ़ीस है आपको रिटर्न हो जाएगी जब आप यहाँ पर अपीयर हो जाएंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। ठीक है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर जो है और भी डिटेल दी गई है, काफ़ी लंबी जो नोटिफिकेशन है और इसको अगर आप थॉरली जो है पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए जो आपका सीबीटी लिया जाएगा इसमें प्रोफेशनल एबिलिटी से 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 70 मार्क्स के रहेंगे। जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे। जनरल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 10 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स के रहेंगे। जनरल साइंस से 10 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे। इस तरीके से 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के यहाँ पे रहने वाले हैं। 1/3 की जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रहने वाली है। मतलब अगर आप किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं तो आपके जो मार्क्स हैं वो माइनस किए जाएंगे। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हैं पोस्टें और इसके आगे फिर क्वालिफ़िकेशन बताई गई है। जैसे अगर हम नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की बात करें तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में सर्टिफिकेट होनी चाहिए एज रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ हैविंग 3 इयर्स का जो जनरल नर्सिंग कोर्स है वो आपने किया होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, या फिर बीएससी नर्सिंग आपने की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन। इसके अलावा सेकंड नंबर पर कार्डिक टेक्नीशियन है, तो इसके लिए जो है आपने हायर सेकेंडरी यानी 12th किया होना चाहिए साइंस से एंड सर्टिफिकेट कोर्स आपने किया होना चाहिए कार्डियोलॉजी लैब इन्वेस्टिगेशन कंसिस्टिंग ऑफ, जिसमें ईसीजी, होल्टर एंड टीएमटी जो है वो शामिल हैं। और कैंडिडेट ट्रेंड होगा इको कार्डियोलॉजी, उसको प्रेफर किया जाएगा इस पोस्ट के लिए, कार्डिक टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए। इसी तरीके से क्लिनिक फिजियोलॉजिस्ट की बात करें तो यहाँ पे मास्टर डिग्री आपने की होनी चाहिए क्लिनिकल फिजियोलॉजी से किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। इस तरीके से ईसीजी टेक्नीशियन के लिए आप देख सकते हैं। ईसीजी टेक्नीशियन की अगर हम बात करें तो आपके पास 10+2 होना चाहिए या ग्रेजुएशन इन साइंस हैविंग सर्टिफिकेट या डिप्लोमा डिग्री इन ईसीजी लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी या कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन या कार्डियोलॉजी टेक्निक्स आप रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट आपके पास होना चाहिए। और नोट में यहाँ पे बताया गया है कि सर्टिफिकेट शुड भी है मिनिमम, जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो कम से कम 1 साल की उसका ड्यूरेशन होना चाहिए या फिर इससे ज़्यादा। ओके, फिर बात करें यहाँ पे फील्ड वर्कर की, तो फील्ड वर्कर के लिए ओनली आपने 12th किया होना चाहिए साइंस से विद बायो, मतलब बायो आपका उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर केमिस्ट्री अगर सब्जेक्ट होगा। और में यहाँ पे बताया गया है कि बायो या फिर केमिस्ट्री अगर आपका सब्जेक्ट होगा 10+2 साइंस में, तो दोस्तों आप यहाँ पर फील्ड वर्कर की पोस्ट के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इनिशियल पे देख सकते हैं 19,900 यहाँ पे इनिशियल पे रहने वाली है। और यहाँ पे C2 का यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड इसके लिए
रहने वाला है। इस तरीके से हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं बीएससी की होनी चाहिए आपने, हैविंग स्टडीड केमिस्ट्री एज मेन या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट एनी ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री वाइल अंडरटेकिंग द कोर्स। ओके, तो केमिस्ट्री जो है आपने पढ़ी होनी चाहिए या फिर एक आध ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री होना चाहिए वाइल अंडरटेकिंग दिस कोर्स। प्लस 1 ईयर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए हेल्थ या सैनिटरी इंस्पेक्टर का, या फिर और में बताया गया है कि 1 ईयर का आपका नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए इन हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर अवार्डेड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। फिर नेक्स्ट देख लीजिए लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 की पोस्ट है, इसके लिए भी इसी तरीके से आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। परफ्यूशनिस्ट की पोस्ट के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं बीएससी आपने किया होना चाहिए विद डिप्लोमा इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, या फिर बीएससी आपने की होनी चाहिए एंड 3 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कार्डियो पल्मोनरी पंप टेक्नीशियन का किसी भी रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल से। इस तरीके से फिजियोथेरेपिस्ट ग्रेड 2, रेडियोग्राफर, एक्सरे टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड की यहाँ पर पोस्ट आप देख सकते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, 10+2 आपने साइंस किया होना चाहिए और डिप्लोमा आपका होना चाहिए फार्मेसी में, ठीक है, या फिर बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, मतलब बी फार्मा आपने किया होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। फिर यहाँ पर डायलिसिस टेक्नीशियन की पोस्ट है, ऑप्टोमेट्रिस्ट की पोस्ट है, लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, इसके लिए आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। डेंटल हाइजीनिस्ट की पोस्ट के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या कुछ क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रहेगी। टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट, ठीक है। तो इस तरीके की ये जो पोस्ट हैं इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर यहाँ पे जो है वो आरआरबी की ओर से जो पोस्टें हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो है निकाली गई हैं एरिया वाइज, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आरआरबी अहमदाबाद के लिए कौन कौन सी पोस्टें हैं और कितनी सारी पोस्टें हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्टों की अगर हम बात करें आरआरबी अहमदाबाद की तो यहाँ पर 51 पोस्टें जो फिलअप की जाएंगी और ये कैटेगरी वाइज यहाँ पर फिलअप की जाएंगी, देख सकते हैं आपकी जो भी कैटेगरी है। इसी तरीके से नेक्स्ट यहाँ पर प्रयागराज के लिए देख सकते हैं, आरआरबी अजमेर के लिए देख सकते हैं, आरआरबी बेंगलोर, आरआरबी भोपाल, आरआरबी भुवनेश्वर, आरआरबी बिलासपुर, आरआरबी चंडीगढ़, आरआरबी चेन्नई, आरआरबी गोरखपुर, गुवाहाटी जे.एंड.के, आरआरबी नेक्स्ट देख लीजिए कोलकाता, मालदा, फिर मुंबई, ठीक है। तो ये इस तरीके से एरिया वाइज यहाँ पर जो है वो पोस्टें हैं जो आप देख सकते हैं। जैसे पटना की अगर हम बात करें तो पटना के लिए देख सकते कौन कौन सी पोस्ट है, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की है, फार्मासिस्ट की है, फिजियोथेरेपिस्ट की है, रेडियोग्राफर की है और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है। टोटल यहाँ पर 35 पोस्टें हैं जो यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो है वो फिल की जाएंगी। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर क्या करना है, चेक करना है। तो अभी भी आपके पास टाइम है। अब यहाँ पर सिलेबस देख लेते हैं थोड़ा। अब देखिए ये सिलेबस क्या है, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट का यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हैं। फिर इस तरीके से कार्डिक टेक्नीशियन का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं। क्लिनिकल फिजियोलॉजिस्ट की जो सिलेबस है वो यहाँ पर देख सकते हैं। डाइटिशियन का जो सिलेबस है वो यहाँ पर देख सकते हैं। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का यहाँ पर देखिए, डेंटल हाइजीनिस्ट की देखिए यहाँ पे है, ये सिलेबस आपको तैयार करना है। इस तरीके से डायलिसिस टेक्नीशियन का, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर का देख सकते हैं, लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट का देख सकते हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट का यहाँ पे देख सकते हैं सिलेबस, ओके। इसी तरीके से परफ्यूशनिस्ट का देख सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट ग्रेड 2 का यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं आप, फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड का यह सिलेबस देख सकते हैं, रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन का देख सकते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट, ईसीजी टेक्नीशियन, फील्ड वर्कर, लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और लेबोरेटरी टेक्नीशियन का ये सिलेबस दिया गया है, ठीक है। ये तो हो गया कि इन पोस्टों के लिए जो भी पोस्टें मेंशन की गई है उनका सिलेबस। बाकी जो कॉमन रहेगा सभी पोस्टों के लिए जो कॉमन सिलेबस रहेगा वो है जनरल अर्थमेटिक का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस का। तो वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये सिलेबस जो है ये सभी पोस्टों के लिए रहेगा, मतलब तैयार करना ही करना है। बाकी जो ऊपर ये जो पोस्टें मेंशन की गई हैं इसके लिए जो भी पोस्ट के आगे जो मतलब जो सिलेबस बताया गया है वही आपको तैयार करना है, ठीक है। क्लियर हो गया। बाकी यहाँ पर जो है वो फॉर्मेट है OBC NCL सर्टिफिकेट का एनेक्सर 2 में, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मेट। तो दोस्तों होप करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो चुकी होंगी। तो अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आपने अप्लाई नहीं किया है अभी भी इन पोस्टों के लिए और आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं तो आप ज़रूर दोस्तों इसके लिए फॉर्म जो है वो अप्लाई कर लीजिए।
तो दोस्तों होप करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।